हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ये जो 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो यूपी टेट में और सीटेट में सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और ये इनकी जो थियरी है, चाहे वो जीन पियाजे की हो, कोलबर्ग की हो, स्किनर की हो, थॉर्नडाइक की हो, ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, जो ये स्लाइड है, इसमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर सम्मिलित है। और इसका जो हम लोग जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं, उसका जो पूरा थियरी है या फिर उसका जो पूरा व्याख्या है, वो सब हम करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे आप अगर ये सॉल्व कर लेते हैं, और इस चैनल पर और भी बहुत सारी क्लासेस करवाई जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इसे आप देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस पीवाईक्यू का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और जो जीन पियाजे की जो थियरी है, या किसी की भी जो थियरी है, जैसे कि आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर थियरी से लगभग संभावना है कि 2 प्रश्न आपके पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला है, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। यानी जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका अर्थ क्या है? व्यवहार में संशोधन, व्यक्तिगत समायोजन, ज्ञान प्राप्त करना, कौशल प्राप्त करना। तो आप जानते हैं, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, अगर उसको हम व्यवहार में ना लाएं, यानी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग ना करें, तो सीखने का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए जो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है, वो क्या होता है? व्यवहार में संशोधन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, वो आपका सही हो जाएगा। और इसका जो स्पष्टीकरण है, हम देख लेते हैं। सीखने का मतलब केवल जानकारी या कौशल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव और अभ्यास के कारण स्थायी परिवर्तन आता है। इसलिए व्यवहार में संशोधन सबसे सटीक अर्थ है। यानी जब हमारे व्यवहार में कुछ बदलाव होते हैं, कोई चीज हम सीखते हैं, तो हमारे व्यवहार में क्या बदलाव हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही हमारे सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये दूसरा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के महत्व पर किसने जोर दिया था? तो जब भी हम लोग बात करते हैं सामाजिक अंतःक्रिया की, इस पर किसने जोर दिया था? तो सबसे ज्यादा लेव वाइगोस्की ने इस सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया था। और जीन पियाजे ने है समाज पर तो जोर दिया था, लेकिन उन्होंने भाषा पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया था। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इससे भी 2 प्रश्न पिछली बार सीटेट में 2 प्रश्न पूछे गए थे। और पिछली वीडियो जब आप देखेंगे इसका टेट का और सीटेट का, तो उसमें आपको मिलेगा कि 2 प्रश्न, जो कि एक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है, उसमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी कि जो थियरी लेव वाइगोस्की ने दी है, उससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेव वाइगोस्की ने ये थियरी दी थी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया है, वो बच्चों को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पष्टीकरण है इसका, लेव वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। यानी जब बच्चा अपने समाज में जाता है, तो वो लोगों को देखता है बोलते हुए, तो उनसे वो खुद कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लेव वाइगोस्की ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि बच्चे का जो सामाजिक अंतःक्रिया है, यानी बच्चा अगर समाज में नहीं जाएगा तो वो उतना नहीं सीख पाएगा। तो समाज में जाने से ही बच्चा सीखता है, और वो उस परिवेश में रहकर दूसरों से जब बातचीत करता है। तो ये जो वर्ड है सामाजिक और सांस्कृतिक, इसको आप लोग एकदम याद रखेंगे। और जब भी ऑप्शन में आता है ऐसे वर्ड, तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि लेव वाइगोस्की की ये थियरी है। तो इसका जो हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया था। और सहयोगात्मक शिक्षण का, कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो ये इस वर्ड पर ध्यान देंगे। एक तो हो गया सोशियो कल्चर, ठीक है, सोशियो कल्चर हो गया इंग्लिश वालों के लिए ये वर्ड। और ये जो है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश वर्जन के लोग जो है ये देखेंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है,
प्रश्न ये है, एक बच्चे को अपने पिता के गुणों के बारे में जानना चाहिए, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? एक बच्चे को अपने पिता के गुणों के, तो जैसा आप जानते हैं जो एक बच्चे का जो विकास होता है तो उसका जो दो फैक्टर उसके होते हैं। विकास जो हमारा होता है या किसी भी बच्चे का होता है तो वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक होता है हेरिडिटी, बीएड और बीटीसी में आप लोगों ने पढ़ा भी है। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अनुवांशिकता, प्लस एक होता है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो एक बच्चे का विकास होता है इन दो फैक्टर पर निर्भर करता है। तो एक बच्चे को अपने पिता के गुणों, यानी जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर उसके पिता के जीन्स पाए जाते हैं, उसके पूर्वजों के जीन्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में जानना चाहिए। किसका उदाहरण है, तो यह जो है अनुवांशिकता का उदाहरण है। ऐसे ही आप लोगों को, ये बहुत आसान प्रश्न है और ये सभी पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका स्पष्टीकरण है, अनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के आनुवंशिक गुण यानी जेनेटिक ट्रेड्स, ठीक है, ये बच्चों में पाए जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम जैसे भी दिखते हैं या जैसे भी काम करते हैं इसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं है। कोई सुंदर है, कोई काला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो खान पान का, हमारे इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। जो भी हम सीखते हैं हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेरिडिटी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो एक बच्चे को उसके पिता के गुणों का अनुवांशिकता का ही परिणाम है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है, हमारे अंदर जो भी गुण है वो हमारे अनुवांशिकता का ही परिणाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? विकल्प ए खेल का मैदान, बी सभागार, सी घर, और डी विद्यालय और कक्षा का वातावरण। तो जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चे छोटी ही उम्र से पढ़ने लगे हैं। आप तो प्री प्राइमरी का जो ये नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार जब बच्चा 3 साल का होगा तभी वह 3 से 6 साल तक या फिर 5 साल तक वो प्री प्राइमरी में एडमिशन लेता है, जिसे हम प्लेवे भी बोलते हैं। और उस बच्चे के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ कोई कॉपी किताब नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पर बच्चों को खेलने की चीज़ें दी जाती हैं, छोटे छोटे क्यूब्स दिए जाते हैं, उस पर ABCD लिखा होता है, फ्रूट्स के जो खिलौने होते हैं वो होते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल में उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे बच्चे को कोई लोड नहीं होता, वो खेलते खेलते ही सीख लेता है। तो जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में जो सबसे उपयुक्त स्थान होता है तो वो उसका घर तो होता ही है, लेकिन जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हर तरह की चीज़ें वहाँ पर एक्टिविटी करवाई जाती हैं। तो इन ऑप्शन के अनुसार अगर हम देख रहे हैं तो जो उत्तर होगा इसका डी होगा, विद्यालय और कक्षा का वातावरण। यानी कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चा क्या सीखेगा? हर वक्त वो टेंशन ही लेगा। अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है, उसको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, हर वक्त उसको ग्रेड दे रहा है या फिर उसमें कमी निकाल रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और वो पढ़ नहीं पाएगा या फिर स्कूल जाना वो नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यालय और कक्षा का वातावरण। हमेशा जो है ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। कभी कभी कई सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन हमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न अगला, शिक्षक छात्रों के व्यवहार को प्रभावी ढंग से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो छात्रों यानी कुछ बच्चे आप लोग देखते होंगे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, कोई हाइपो एक्टिव होते हैं, कोई बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होता है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो है जिनकी IQ कम होती है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो उसके व्यवहार में प्रभावी ढंग से कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं? तो सख्त नियम बनाकर नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम जब भी कठोर नियम बनाते हैं तो वो जो है बच्चे के विकास में अच्छा योगदान नहीं देता है। बच्चा बल्कि डर जाता है कठोर नियम से और वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, और कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है कि वो पढ़ने जाना चाहता है, या फिर उस टीचर का जिन्होंने बहुत कठोर नियम बना दिए हैं वो उसका क्लास करना नहीं चाहता है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पुरस्कार और दंड देकर। तीसरा है अनुदेश के माध्यम से, थ्रू इंस्ट्रक्शन। और डी है छात्र की कमियों को उजागर करके। ये भी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि अगर हम कमियों को बताएंगे पूरे क्लास में तो ये बच्चे को बेइज्जती महसूस होता है, तो ये ही
ये बहुत गलत काम होता है, ठीक है। और सी है अनुदेश के माध्यम से। अगर हर वक्त आप इंस्ट्रक्शन ही देंगे कि ये करो वो करो, तो तब भी बच्चा अपने आप को बोलेगा कि भाई कितना कठोर नियम है इस स्कूल का, और तब भी वो काम करना नहीं चाहेगा। यानी जब भी हम कोई काम करेंगे, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड हमारा एजुकेशन होना चाहिए। बच्चा कैसा महसूस कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे वो जो है बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसमें भी चाइल्ड सेंटर्ड बोला गया है। और प्रैक्टिकल वे में बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, पुरस्कार और दंड देकर। जब आप बीएड किए होंगे तो आपको और या फिर आप डीएलएड किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक रीइंफोर्समेंट नाम का चैप्टर होता है, जो कि एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो जो पॉजिटिव में क्या होता है कि हम बच्चा जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम प्राइज देते हैं, और जब कोई बच्चा नेगेटिव कुछ करता है या फिर उसके कम नंबर आते हैं उसको नेगेटिव इन्फोर्समेंट देते हैं हम, जिससे कि बच्चा अपने कार्य में अच्छा करे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुरस्कार और दंड हो जाएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए। व्यवहारवाद के सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार सकारात्मक पुनर्बलन है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इसको बोलते हैं, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, ठीक है। और एक होता है नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट का उपयोग करके व्यवहार में जो है व्यवहार को ढाला या नियंत्रित किया जा सकता है। यह एक प्रभावी तरीका है। हालांकि आधुनिक शिक्षा शास्त्र में केवल इसी पर निर्भर रहने की सलाह नहीं दी जाती। यानी सिर्फ इस पर नहीं, हम बल्कि बच्चों का असेसमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, और बच्चों का क्या लेवल है उस हिसाब से उनको टीचिंग मेथड का यूज करके उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। उनकी प्रॉब्लम को सुन करके उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए एक रचनात्मक गतिविधि है? क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं है, पूछा गया है नहीं है। तो ऑप्शन ए है मॉडल बनाना, ऑप्शन बी है कहानी लिखना, ऑप्शन सी है संगीत, और ऑप्शन डी है याद करना, मेमोराइजिंग। ये जो हमारा एक ये है नेगेटिव टर्म है। यानी कि जो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी है, बच्चों को अगर अच्छे से अच्छा आप चाहते हैं कि उसके अंदर उसका विकास हो, अच्छे से वो सीखे, तो हमें क्रिएटिव चीजें उससे करवानी है। यानी संगीत सीखना, खेलना कूदना, पार्टिसिपेशन करना, डिस्कशन करवाना, रोल प्ले करवाना, ये बच्चों के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिसमें वो एक्टिव रहे ऐसा चीज करवाना। याद करना, मेमोराइजिंग, रोट लर्निंग पर बल नहीं देना है, ठीक है। तो हर चीज हम लोग प्रैक्टिकल वे में, एक टीचर का ये काम है कि हर चीज उसको प्रैक्टिकली बताए और कराए, एक्टिव रहे जिसमें बच्चा। यानी रोल प्ले करवाएंगे आप तभी बच्चा एक्टिव रहेगा, और डिस्कशन करवाएंगे, डिबेट करवाएंगे। किसी भी चीज में अगर वो पार्टिसिपेट करके कोई काम करता है, एक्सप्लोर करता है, डिस्कवर करता है, तभी वो ज्यादा से ज्यादा सीख पाएगा और ज्यादा देर तक उसके दिमाग में चीजें रहेंगी। तो जो ये मेमोराइजिंग है ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसमें पूछा क्या गया है, रचनात्मक गतिविधि में जो है नहीं है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। तो ये जब नहीं पूछा गया है तो हमारा यही सही है, ठीक है। ये जो ऑप्शन डी है याद करना, ये हमारा रचनात्मक नहीं है, तो यही हमारा सही हो जाएगा, मेमोराइजिंग। स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। स्पष्टीकरण है, रचनात्मक गतिविधि में कुछ नया या मौलिक बनाना शामिल होता है। मॉडल बनाना, कहानी लिखना, मॉडल बनाना, संगीत रचना करना, ये सभी रचनात्मकता के उदाहरण हैं। जबकि याद करना केवल जानकारी को दोहराने की प्रक्रिया है। इसमें किसी नई रचना का सृजन नहीं हो रहा है। यानी जो चीज है हम उसे एज इट इज याद कर रहे हैं, उससे बच्चे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें कोई ऐसी चीज करवानी है जिससे बच्चे का विकास हो और वो सीखे और कुछ नया करे, कुछ क्रिएटिव उसका माइंडसेट बने। इसका हमारा जो आंसर होगा याद करना, ये हो गया सही, क्योंकि नहीं पूछा है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न अगला है, एक बच्चे के शारीरिक विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? एक बच्चे के शारीरिक विकास पर ए है वंशानुगत कारक यानी हेरिडेटरी फैक्टर्स, और दूसरा है पर्यावरण कारक। तो ये जो दोनों है ये हमारा सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के विकास पर दोनों चीज का प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी भी पड़ता है और
एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये आपका दोनों जो है सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। शारीरिक विकास वंशानुगत कारकों जैसे जीन जो लंबाई या शरीर के प्रकार को निर्धारित करती है। पर्यावरण कारकों जैसे पोषण यानी क्या हम खाते पीते हैं, हमारा हेल्थ कैसा है, और एक्सरसाइज हम कितना करते हैं, दोनों से प्रभावित होता है। ये दोनों कारक मिलकर बच्चे के पूर्ण विकास को निर्धारित करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा विकास है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, बच्चों को अपनी समझ का निर्माण स्वयं करने की अनुमति देने वाला दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो जो अपनी समझ का विकास है, यानी बच्चे कैसे अपने समझ का विकास करते हैं, तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, यानी रचनावाद। यानी जो बच्चा जितना ही ज्यादा क्रिएटिव होगा, जितना ही ज्यादा वो चीजों को अपने दिमाग में बनाएगा और उसको प्रैक्टिकल वे में अपने हाथों से प्रोजेक्ट बनाएगा, एग्जीबिशन में जो पोस्टर बनाएगा, कोई चीज लिखता है, कहानी लिखता है, संगीत लिखता है, पोएट्री लिखता है, तो उतना ही ज्यादा वो रचनात्मक क्रिएटिव होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रचनावाद हो जाएगा। रचनावाद एक शिक्षण सिद्धांत है जो यह मानता है कि सीखने वाले अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान और अर्थ का निर्माण सक्रिय रूप में करते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि बच्चे निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे स्वयं ज्ञान के निर्माता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? अधिगम यानी होता है, अधिगम का जो इंग्लिश होता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम के उन्हें बता दूं, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, अधिगम होता है इसका मतलब, अधिगम का इंग्लिश लर्निंग होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, परिपक्वता, आयु, प्रेरणा। तो देखिए, जब भी हमें कोई मोटिवेट करता है, जब कोई काम हम करते हैं, तो छोटे छोटे लोग, छोटी छोटी हमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन, जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित करता है। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं टेट का और सीटेट का, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, एक बार क्वालिफाई हो जाएगा तो वो ये आजीवन के लिए हो जाएगा। फिर आगे जब सुपर टेट की या कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो या फिर अब तो देखिए 4 लेवल पे भी सीटेट कराने की बात हो रही है, तो ये अभी नहीं, अगली बार से मे भी हो सकता है। तो एनटीटी के जो जिन लोगों ने कोर्स किया है या फिर डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो इन सभी का यही उद्देश्य है कि वो टीचर बन जाए। तो इसीलिए हम लोग जो है, जो लोग भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनका कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है, जैसे कि जॉब पाना, जिससे कि जो हमारी आजीविका है आगे की वो सुधर जाए। तो ये जो मोटिवेशन होता है वो सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मोटिवेशन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर मोटिवेशन हो जाएगा। प्रेरणा, स्पष्टीकरण का, यद्यपि बुद्धिमत्ता, आयु और परिपक्वता सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने के लिए तैयार करती है। और देखिए, ये इंटरनल पावर है ये। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन, इंग्लिश वालों के लिए समझ नहीं आ रहा होगा, तैयार करती है और उसे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से, यानी एक्टिव लर्निंग है जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पार्टिसिपेशन के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा के बिना सीखना संभव नहीं है। यानी अगर आप मोटिवेटेड नहीं है किसी काम, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मेरा मोटिवेशन ना हो तो मैं एकदम लो होकर के, लो एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों की क्लास ले पा रही हूँ। यही जो होता है, जो हमारा इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेरणा हो जाएगा। आप चाहे आपका दिमाग कितना भी तेज हो, आपकी आईक्यू कितनी भी ज़्यादा हो, भले ही आप सुपर चाइल्ड हो, प्रतिभावान स्पेशल चाइल्ड हो, बालक हो, लेकिन अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी तेज हो। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न है हमारा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये प्रश्न है हमारा, ये ऑप्शन है, ये उत्तर है, ये स्पष्टीकरण है। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो छात्रों की समस्याओं को समझना, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, बच्चों के व्यवहार में सुधार लाना, उपरोक्त सभी। तो जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, ये
ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार, उनकी सीखने की प्रक्रिया और उनकी समस्याओं को समझना है, ताकि वे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को लागू कर सके और बच्चों के सर्वांगीण यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक है, विकास में सहायता कर सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विकास में विकास का क्या अर्थ है? बाल विकास में विकास का क्या अर्थ है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। तो जो बाल विकास होता है इसमें जो है क्वालिटेटिव, जो क्वालिटेटिव है, जो इंग्लिश में उनके लिए मैं लिख रही हूँ, जो क्वालिटेटिव है वो भी जरूरी है और क्वांटिटेटिव भी जरूरी है, ठीक है। तो जो हमारा ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, तो जो क्वांटिटेटिव होता है यानी ये हमारा ग्रोथ होता है बाल विकास में, ठीक है। ग्रोथ को हम नाप सकते हैं। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव होता है, यानी इसको हम हमेशा नहीं आईक्यू से तक नाप सकते हैं। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास है या बौद्धिक क्षमता है इसको हम नाप सकते हैं, लेकिन जो हमारा विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव यानी जो मात्रात्मक होता है वो एक एज तक होता है, यानी एक एज तक आपकी हाइट बढ़ती है, एक एज तक आप मतलब लंबे होते हैं, आपके हाथ पैर बढ़ते हैं। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो बाल विकास में विकास का जो ये मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। स्पष्टीकरण, विकास में शारीरिक वृद्धि, मात्रात्मक और कौशल या समझ में वृद्धि, गुणात्मक दोनों शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अगला देखते हैं। अभी कितना क्वेश्चन है? बस 2, नहीं अभी तो कई सारे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, बच्चों की बुद्धि का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो बच्चों की बुद्धि का आकलन करने के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मौखिक, कहाँ गया, मौखिक, लिखित और अवलोकन, ये तीनों आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा जो अपनी माँ की पहचान करना सीखता है वह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? उद्दीपन प्रतिक्रिया, अंतर्दृष्टि, अनुकूलन, संज्ञान या फिर संज्ञान, अंतर्दृष्टि, अनुकूलन, उद्दीपन प्रक्रिया। तो जो बच्चा अपनी माँ को पहचानता है उसे हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये आप स्किनर की थ्योरी में पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी में ये सब क्या चीजें होती हैं। SR थियरी, SR क्या होता है, RS क्या होता है, ये सभी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा उद्दीपन प्रक्रिया। माँ का चेहरा या आवाज एक उद्दीपन है जो बच्चे द्वारा उसकी पहचान करना सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको, ये सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ये जो है 2009 में आया था। आयु किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न क्या है अगला? एक शिक्षक को अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो विकल्प है ए, दंडित करें। नहीं, ये तो NEP के अनुसार हम किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें सीखने के लक्ष्यों को स्पष्ट करें, उनकी सराहना करें। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उनके सीखने के लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्टीकरण क्या है इसका? छात्रों को सीखने के लिए सबसे प्रभावी रूप से प्रेरित किया जा सकता है जब उन्हें यह पता हो कि वे क्या सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। लक्ष्यों की स्पष्टता उन्हें दिशा देती है और उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाती। यानी जब भी हमें किसी बच्चे को कुछ सिखाना होता है तो उन्हें मोटिवेशन, प्रेरणा देना चाहिए और जो उनका लक्ष्य है ये पता करना चाहिए। बार बार उनसे पूछना है उनका लक्ष्य क्या है, उनको उनके लक्ष्य की तरफ जो है बढ़ाना चाहिए। तो ये सबसे, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उन्हें पुरस्कृत करें। हर वक्त हम बच्चे को प्राइज नहीं दे सकते हैं, हर छोटे काम में प्राइज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इससे बच्चे का कहीं ना कहीं जो विकास ना हो करके वो कहीं ना कहीं लालची हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट देना जरूरी है, पुरस्कृत करना जरूरी है, लेकिन साल में 1 या 2 बार ही दे सकते हैं। हर दिन हम उसे पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव रिव्यू दे सकते हैं लेकिन हर वक्त तो प्राइज नहीं दे सकते हैं ना। इसलिए जो उनके लक्ष्यों के सीखने को स्पष्ट करें, यानी क्या वो सीखना चाहते हैं उसको स्पष्ट करना है और उन्हें अच्छे से पढ़ाना है जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये जो सभी प्रश्न हैं आपके किसी टेट और
सीटेट में पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं आपके पूछे भी जाएंगे, जैसा कि बीपीएससी TRE 4 है, एस्टेट है, उन सब में भी ये सारी थियरीज और ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो बने रहिए इस चैनल पर, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।